नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। तो अब तक अपन ने कूलॉम का नियम पूरा पढ़ लिया था, यानी कि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके सारे न्यूमेरिकल भी अपन ने कर लिए थे। अब बात आती है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, फिर उसके बाद उसका गॉस लॉ भी किस पे बेस है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस ही है। तो इसलिए अभी ये मेन टॉपिक जो बोले तो ये क्या रह गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ये कहता है कि किसी विद्युत आवेश तो मतलब आप जानते हो, ठीक है। तो किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, भाई कोई आवेश रखा हुआ है उसके चारों ओर का, मतलब आगे पीछे बिल्कुल 360 डिग्री चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल अनुभव करता है। क्या होता है इसके अंदर, मतलब कि भाई कोई आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाए तो वो क्या करेगा, बल अनुभव करेगा, यानी कि इसके और इसके मध्य बल लगेगा। उस क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अब देखो नेक्स्ट, ये जो कूलॉम का नियम है ना, जैसे कि प्रतिकर्षण आकर्षण ये वगैरह होता है, तो उसको भी अपन विद्युत क्षेत्र से समझ लेंगे इजीली कि वो आखिर में ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो बस अभी इसके लिए इतना समझ लो कि भाई विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश आ जाए तो उस पर बल लगता है, यानी कि उसके आवेश के चारों ओर का वो इफेक्टिव एरिया। समझ गए? हाँ। अब विद्युत क्षेत्र होगा, अब क्या, विद्युत क्षेत्र को किसी मान से शो करेंगे, उसकी कुछ वैल्यू होती है, तो उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर मैंने लगा रखा है तीर का निशान, यानी कि क्या वेक्टर है, ये क्या सदिश है। अब इसका मात्रक, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलॉम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन प्रति कूलॉम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। ये एक सदिश राशि है, ठीक है, जिसकी दिशा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। जिसकी दिशा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई आवेश है, अब इसके चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र है, माना यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ऐसा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। समझ गए? अब मैंने ये 3 लाइन क्यों खींची सर, एक ही लाइन क्यों नहीं खींची, वो भी चीज़ मैं बताऊँगा सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि ये 360 डिग्री होता है, मतलब इसकी वजह से इस साइड भी हो सकता है, इससे ऐसे 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 नीचे 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 बहुत सारे तीर निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, बताऊंगा आगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब जैसे कि इसमें कोई धनावेश ला के रख दिया पॉजिटिव क्यू, तो उस पर आवेश जो बल लगेगा ना उस धनावेश पर, वो लगेगा इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में। समझ गए? तो ये क्या कह रहा है कि भाई जिसकी दिशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है, यानी कि अगर कोई मेरे को ये कह दे कि भाई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, अब वो दिखता तो है नहीं क्षेत्र, तो अपने को क्या करना है कि इस क्षेत्र की डायरेक्शन क्या, किस दिशा में, ऊपर है, ऐसे है, नीचे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो उसकी दिशा को पता करने के लिए क्या करेंगे अपन, एक वस्तु ऐसी लाएंगे या फिर कोई भी पदार्थ जिस पर धन आवेश हो, तो उसको रख देंगे उस क्षेत्र में। तो वो अगर इस साइड मूव करेगा तो इसका मतलब क्या है, जो विद्युत क्षेत्र है वो इस साइड है, ऊपर मूव करेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है, इस साइड है। समझ गए ना? तो धनावेश पर जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, तो ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। फैराडे के अनुसार अब तो अपने ये तो बात की कि भाई किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश लाते हैं बल अनुभव करता है, ठीक है, लेकिन बल कितना अनुभव करता है तो उसका फॉर्मूला दिया किसने, फैराडे ने। तो फैराडे के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र E में आवेश Q रखा है तो उस पर बल क्या होगा, F = QE, यानी कि उस पर क्या होगा, बल कितना होगा, F = QE। तो यहीं से देखो न्यूटन प्रति कूलॉम E की वैल्यू देखो, F न्यूटन, Q कूलॉम, तो न्यूटन ये बट्टे में Q न्यूटन प्रति कूलॉम, ये आ गया E का मात्रक, और वोल्ट प्रति मीटर भी एक मात्रक है। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलॉम और वोल्ट प्रति मीटर दोनों ध्यान रखना, कुछ भी आ सकता है, एक तो वोल्ट प्रति मीटर, एक है न्यूटन प्रति कूलॉम। वोल्ट प्रति मीटर को मैं आपको
आगे समझा सकता हूँ। जब वो विभव वोल्टेज मोस्टली अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए कि विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर बल लगता है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई आवेश है, इसके कारण इसके आसपास विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, तो यहाँ पर अगर कोई धनावेश लाओगे तो उस पर बल कैसे लगेगा, इस साइड, यानी कि इस आवेश के मध्य जिसके कारण विद्युत क्षेत्र है और जो आपने लाके रखा है उनके मध्य क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपन आगे समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए आगे अपन पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग। पहला पॉइंट है कि धनात्मक बिंदु आवेश के कारण, धनात्मक बिंदु आवेश मतलब आप समझ रहे हो ना कि भाई अपन ये मान के चल रहे कि आवेश एक ही पॉइंट पे, सारा आवेश जो भी है वो एक ही पॉइंट पे केंद्रित है, फैला हुआ नहीं है, ऐसे समझ के एक ही पॉइंट पे केंद्रित है। तो धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण उसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र होगा, देखो चारों ओर जो है विद्युत क्षेत्र, उसकी दिशा क्या होगी, उस धनात्मक आवेश से बाहर की ओर होगी। ऐसे किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो इस साइड बाहर की तरफ होगी, ठीक है। दूसरा है ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होती है। कोई नेगेटिव बिंदु आवेश है तो उसके आसपास जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा इसकी ओर होगी, अंदर की तरफ, समझ गए। अब तीसरा पॉइंट, किसी विद्युत क्षेत्र में धनात्मक बिंदु आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणात्मक बिंदु आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। यानी कि कोई विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा इस साइड है, मैंने मान लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आवेश रखा है तो इस पर बल क्या लगेगा, इसकी ई की दिशा में लगेगा। पॉजिटिव पर बल ई की दिशा में, जबकि नेगेटिव पर बल इस ई की विपरीत दिशा में, समझ गए। अब इन तीन पॉइंट को मिलाकर अपन कूलाम के नियम में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है उसको समझते हैं कि भाई आकर्षण और प्रतिकर्षण ही क्यों होता है। तो अब देखो मतलब क्यों होता है, कारण, तो उसको मैं इन तीनों पॉइंट से मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप लिख लेना। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रखा हुआ है कोई पॉजिटिव आवेश Q, ठीक है। अब इस पॉजिटिव आवेश Q मतलब इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा चारों तरफ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई दूसरा पॉजिटिव आवेश Q लाके रख दिया, दूसरा पॉजिटिव आवेश Q लाके रख दिया, तो Q पर बल किस साइड लगेगा, जिस साइड विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड है, इस साइड है, तो बल किस साइड लगेगा, इस साइड। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये Q आवेश इसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है भाई। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसमें ये आवेश रखा तो उस पर बल इस साइड लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है, मतलब ये और ये इनके बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। अब देखो अब ये बात सिर्फ यही नहीं रहेगी, अब नेक्स्ट भी देखो आप, क्यों अगर मैं यहाँ पे माइनस Q रख दूँ, ठीक है, तो इसके कारण वही किस साइड है, ऐसे। अब माइनस Q है तो E की दिशा इस साइड है, लेकिन इस पर बल किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा। तो मतलब जो प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र है उसमें कोई माइनस Q आवेश ला के रख दिया तो उस पर बल इसकी विद्युत क्षेत्र दिशा के विपरीत, यानी कि इसकी तरफ, यानी कि ये क्या हो रहा है, इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो ये कौन सा बल कार्य कर रहा है, आकर्षण वाला बल। क्यों कार्य कर रहा है, क्योंकि जो धनावेश के कारण क्षेत्र होता है उसमें नेगेटिव आवेश रखा हुआ है और नेगेटिव आवेश पे बल उसकी दिशा के विपरीत लगेगा, तो इसलिए ये क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल अब अपन क्या करते हैं, मैं माइनस Q लेता हूँ यहाँ पर, तो माइनस Q के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र दिशा इस साइड होगी, ये दो ले लिए, ये भी माइनस Q, विद्युत क्षेत्र दिशा इस साइड होगी, यानी कि अंदर की तरफ, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, पहले रख दिया पॉजिटिव क्यू, तो पॉजिटिव क्यू पे क्या होगा, जिस साइड ई की दिशा होगा उस साइड बल, तो इस पर बल किस साइड लगेगा, एफ इस साइड, यानी कि क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं नेगेटिव रखूँ तो भाई नेगेटिव पे बल क्या होता है, इसकी जो ई की दिशा होती है उसके विपरीत, तो बल किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा, एफ। तो इसका मतलब क्यू क्यू क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। समझ गए, चीज़ समझ में आ गई ना, क्योंकि कूलाम नियम में आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे होता है, उसका मेन बेसिक ये है, क्योंकि किसी एक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, क्योंकि उसके आसपास हमेशा विद्युत क्षेत्र होता है, तो उसमें दूसरे को लाओगे तो उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा के अकॉर्डिंग उस पर बल लगेगा। ठीक है, और उसी के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। अब देखो, इसके कारण इस पर बल दूर की तरफ लग रहा है, तो मैंने बताया था ना कि भाई इसमें क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है, तो ये आवेश भी तो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना। मैंने कहा प्रत्येक आवेश, जो भी आवेश होगा उसके आसपास विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसके कारण भी क्या होगा, कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, वो भी किस साइड होगा, इसके बाहर की तरफ, इससे बाहर की तरफ। इसमें ये आवेश ला के रख दिया ये वाला, तो उस पर बल क्या लगेगा, इसके कारण उत्पन्न क्षेत्र की इस साइड में। ठीक है, समझ गए ना, तो ये इससे क्या होगा, दूर जाएगा। समझ रहे हो ना, हाँ, तो मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में इसको ला रहे हो तो बल लग रहा है, और इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में इसको ला रहे हो तो बल लग रहा है। खुद के कारण खुद पे बल नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। ये नहीं होगा कि भाई इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ ये, और इसमें ये खुद ही रखा हुआ है तो उस पर बल लगेगा, नहीं, खुद के कारण खुद पे बल नहीं लगता था, तो फिर ये आवेश भागता ही रहेगा। फिर भाई इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ऐसे है ना, ठीक है, ये पॉजिटिव क्यू। अब इसको कैसे रोक सकोगे भाई, ये तो भागता ही रहेगा, ये तो रुकेगा ही नहीं ना। ठीक है, तो खुद के कारण खुद पे बल नहीं लगता, क्योंकि खुद के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया हुआ है उसमें कोई दूसरा आ जाए। अपन क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं ना किसी को कैप्चर करने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, तो जाल खुद के लिए थोड़ी बिछाते हैं, कोई दूसरा आके उसमें कैद हो जाए, बस सेम बात वही है। ठीक है, तो अब शायद जो मैंने बताया है वो आप समझ गए होंगे, और इसको एक बार अच्छे से देखना, ये बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, और इफेक्ट दोनों के कारण होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ दिखाऊँ इस वाले केस में, भाई इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस साइड है, तो मैंने नेगेटिव आवेश को ला के रखा, उस पर बल इस साइड लगा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, तो ये क्या हुआ, आकर्षण हुआ। अब चूंकि ये आवेश है, अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र किस साइड होगा, इस साइड। ठीक है, और यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र में कौन सा आवेश रखा हुआ है, पॉजिटिव क्यू, तो पॉजिटिव आवेश क्यू पे बल इसकी दिशा में। ठीक है, तो दिशा में मतलब ऐसे, तो क्या होगा, आकर्षण होगा। समझ गए, तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हो। तो मोस्टली मेरे ख्याल से अब डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं अपन। देखो पॉइंट नंबर 4 और 5 है, सिर्फ थोड़े से समझने में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा यदि क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान हो, क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा यदि क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान हो तो उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं, एवं यदि समान नहीं हो तो उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई बिंदु ए है, यहाँ पर कोई बिंदु बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई E8A इज इक्वल टू E8B। समझ गए, क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी समान हो तथा दिशा दोनों समान हो। तो यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा प्रत्येक बिंदु, यानी कि मतलब कोई भी बिंदु ले लो, भले यहाँ कोई बिंदु सी ले लिया, ठीक है, यहाँ कोई बिंदु सी ले लिया, तो EC समान हो तो समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यदि समान नहीं हो तो उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई जो भी तल है जहाँ भी विद्युत क्षेत्र की लाइनें हैं वहाँ पर कोई भी बिंदु ले लो, प्रत्येक बिंदु पर दिशा समान हो और प्रत्येक बिंदु पर उसका जो मान है वो भी समान हो, तो उसको बोलेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि
हमेशा जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे ऐसे आइडियली समरूप बोल के आएंगे भी समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो ये समरूप का मतलब समझना जरूरी है। समरूप मतलब प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान। अब कह रहा है 5 पॉइंट, किसी क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो। अब ये कह रहा है कि भाई कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु बी है, सॉरी ए है, यहाँ पे कोई बिंदु बी है। अब ए पर भी और बी पर भी दोनों पर समय के साथ मान परिवर्तित हो रहा है कि भाई t बराबर 1 सेकंड में मान कुछ और था, t बराबर 3 सेकंड में मान कुछ और हो रहा है, यानी कि मान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा, तो उससे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र मतलब उस विद्युत क्षेत्र वो क्या हो जाएगा, टी का फंक्शन हो जाएगा, यानी कि टाइम का फंक्शन बन जाएगा कि मतलब टाइम जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ई भी चेंज होगा, ठीक है। और ये यदि परिवर्तित नहीं हो तो उसे अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ गए, सिंपल सी बात है कि प्रत्येक बिंदु पर समय के साथ विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो तो उसको बोलते हैं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। और इसमें प्रत्येक बिंदु पर जो दिशा और मान समान हो तो उसको समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो आगे, अब अपन पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यानी कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कोई आवेश प्लस q रखा हुआ है, इससे r दूरी पर, r दूरी है, कोई बिंदु P है, वहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तीव्रता निकालनी मतलब मान और दिशा दोनों, क्योंकि ये सदिश है। तो देखो मैंने क्या किया, एक चेकिंग के लिए एक चार्ज प्लस क्यू नॉट, इसको बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज, यानी कि बस सिर्फ एक चार्ज रख दिया यहाँ पर, ठीक है, ताकि अपने को डेरिवेशन करने के लिए, यानी कि मामला इजी हो जाए, समझ में आए। मैंने बताया ना कि भाई दिशा वगैरह ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, एक चार्ज को रख देंगे, रखते ही जिस साइड बल लगेगा उस साइड अपने को मालूम पड़ जाएगा उस साइड उसकी दिशा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्लस क्यू नॉट आवेश रख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस प्लस क्यू नॉट को आवेश रखा है तो इसके कारण इस पर बल लगेगा, ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू नॉट पर बल कूलॉम नियम से कितना होगा, F इक्वल टू के Q1 Q2, यानी कि क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कूलॉम नियम से तो ये हुआ, जबकि फैराडे के नियम के अनुसार कि भाई अगर इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E है तो इस क्यू नॉट पर बल कितना होगा, F इक्वल टू ई क्यू नॉट। फैराडे के नियम अनुसार यदि P पर विद्युत क्षेत्र E है तो बल कितना होगा, F इक्वल टू ई क्यू नॉट। तो जब कूलॉम के नियम से जो चीज़ आई है और फैराडे के नियम से जो चीज़ आई है, इसकी तुलना करोगे तो देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। इस ई की जगह क्या आ रहा है, सिर्फ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बस इसका मतलब क्या हुआ, अतः P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ओ पी कैप यानी कि एकांक सदिश, O से P की दिशा में एकांक सदिश, यानी कि मतलब सिंपल सी कहने का मतलब ये है कि मान तो कितना आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और दिशा क्या होगी, अपने को पता है कि पॉजिटिव है, तो इसके कारण दिशा हमेशा दूर की तरफ होगी। तो इस P बिंदु की दिशा किस साइड होगी, दूर की तरफ, यानी कि O से P की तरफ, O से P की तरफ। तो O से P की तरफ मतलब क्या होता है, उसको अगर OP कोई सदिश है तो उसको सदिश रूप में क्या लिख सकते हैं, OP कैप एकांक सदिश, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर, ये कौन सी वाली दिशा है, I है, तो I कैप भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ये पॉजिटिव x वाली दिशा है तो पॉजिटिव x कैप भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको दिशा पता होनी चाहिए कि दिशा आखिर में है क्या, इस साइड है, ठीक है। तो वैसे इसको OP कैप, चाहो तो इसको I कैप भी लिख सकते हो, यानी कि इस साइड, ठीक है। तो दिशा O से P की तरफ, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दिशा O से P की तरफ। अब देखो तो अपने पास क्या आया कि भाई R दूरी पर जो कोई भी आवेश है, Q कोई आवेश है, उसके कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और
दिशा क्या होगी, इस साइड। अगर पॉजिटिव है तो इस साइड, और मैंने बताया नेगेटिव होगा। अगर ये माइनस क्यू होता है तो दिशा कैसे हो जाती, ऐसे हो जाती। अगर ये माइनस क्यू होता है तो दिशा कैसे होती, ऐसे होती। ठीक है, अब देखो थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। अब देखो ये क्या है, अब ये बिंदु ओ है, ये अपना दूरी कितनी आर है, ये बिंदु पी है। यहाँ पे अगर ये माइनस होता है, माइनस क्यू आर और ये पी, तो अब देखो बिंदु पी है, ये बिंदु ओ है, ये भी बिंदु ओ है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई एट पी तो कितना होता है, वही के क्यू आर स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या है, आई कैप, यानी कि इस साइड। ठीक है, मतलब ओ से पी की तरफ, ओ से पी की तरफ। क्योंकि मान क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मान तो वही रहेगा लेकिन पॉजिटिव है तो इसलिए दिशा किस साइड, इस साइड। अब माइनस क्यू के केस में क्या होगा, इस पी बिंदु पर ई पी इज इक्वल टू मान वही रहेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, क्योंकि माइनस के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होता है, तो हर एक बिंदु पर अंदर की तरफ यानी कि पी की तरफ क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, तो यानी कि माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। ठीक है, यानी कि क्या होगा, पी से ओ की तरफ, पी से ओ की तरफ। समझ गए, मान सेम रहेगा, भले पॉजिटिव आवेश हो या नेगेटिव हो, डायरेक्शन बदल जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो ओ से पी की तरफ, और यदि नेगेटिव है तो पी से ओ की तरफ। समझ गए, तो ये हो गया चीज़ें। अब यहाँ पर एक चीज़ और, अपने पास जो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है। यदि माध्यम क्या हो, यदि निर्वात हो, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू के नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 1/4πε नॉट क्यू आर स्क्वायर। और दूसरा, यदि क्या हो, माध्यम हो, यदि माध्यम हो तो क्या हो जाएगा, तो वही ई इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह 4πε क्या हो जाएगा, 1/q/r स्क्वायर। ठीक है, और अपने को पता है एप्सिलॉन कितना होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अगर निर्वात है तो एप्सिलॉन आर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, अपने को पता है E इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से देखो E आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। E क्या है, आर स्क्वायर के, ये पॉइंट लिखते जाना, ठीक है, हाँ इनको छोड़ना मत, ऐसे नहीं कि मतलब आपको फिर बाद में भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेंगी चीज़ें। ई आर स्क्वायर के विद, और वैसे मैं इतना ही लिख पाता हूँ जो जरूरी है। ठीक है, ई आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनका जो है ग्राफ है वो कैसे बन जाएगा, देखो यही तो हो रहा है, ई 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो ई और आर स्क्वायर का ग्राफ पर अगर आप बनाओगे तो ई आर स्क्वायर, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। एग्जाम में ग्राफ सीधे सीधे आ सकता है। ठीक है, ऐसे आएगा चीज़ें, यानी कि समझ गए। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं मैं। ई क्या है, आर स्क्वायर के तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन ई 1/r स्क्वायर के समानुपाती है।
1/r² के क्या है, समानुपाती। यानी कि अगर आपको कोई ग्राफ बोले कि E और 1/r² में बनाना है ग्राफ, 1/r² में बनाना है ग्राफ, तो कैसा आएगी, सीधी रेखा आएगी। कैसी रेखा आएगी, सीधी। क्योंकि भाई क्या हो रहा है, अगर आप 1/r² की क्या मान लो, x मान लो और E को y मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये y समानुपाती x, यानी कि y बराबर mx वाली रेखा आएगी, सरल रेखा। ठीक है, ये मैथ्स वाला ने पढ़ा होगा शायद, y = mx एक सरल रेखा होती है। ठीक है, खैर बायो वाला नहीं पढ़ते ये। तो समानुपाती मतलब ये तो सीधी लाइन का मतलब क्या हुआ कि भाई 1/r² का मान बढ़ेगा। मैं पूरा बोल रहा हूँ 1/r², 1/r² बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा, तो इसीलिए लाइन सीधी जा रही है। समझ गए, E 1/r² समझ, जबकि यहाँ E r² के विद्युत समानुपाती, यानी कि r² का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा, r² का मान बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। यदि r² का मान घटेगा, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। देख लो, r² यहाँ पे कम है, विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, r² यहाँ पे ज़्यादा है, विद्युत क्षेत्र कम है। ठीक है, इसीलिए ये विद्युत समानुपाती है। तो इससे संबंधित आपकी सारी चीज़ें हो गई बिंदु आवेश से संबंधित। और एक चीज़ है वो और पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल। अब देखो, वैसे हाँ मैं आपको एक बात लिखाना भूल गया था, एक लाइन और लिख लेना। वैसे तो वो समझने वाली बात है, डायरेक्ट लिख लो कि भाई आपको पता है E क्या है, 1/r², यानी कि r बढ़ रहा है। जैसे 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 r बढ़ेगा तो पूरी E का मान क्या होगा, घटेगा। तो लाइन लिख दो कि भाई दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का मान घटता है, दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का मान घटता है। यानी कि जो बिंदु आवेश से आप दूर जाओगे तो मान घटते 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 जब आप अनंत जाओगे लास्ट तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का मान घटता है। ठीक है, क्योंकि आपने जो बनाया ग्राफ उससे भी तो अपने को ये मालूम पड़ रहा है कि भाई r² बढ़ रहा है तो ये E का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले ये ज़्यादा था, कम होता 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 होता, समझ गए। अब देखो, ये कह रहा है कि एक से अधिक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, यानी कि ये अपना टॉपिक है। ठीक है, एक से अधिक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि भाई अभी तक तो अपन ने क्या किया था, भाई एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अब मैं ये मानूँ कि भाई यहाँ पर एक आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, 3 आवेश है, तो फिर इस बिंदु P पर क्या होगा तीव्रता। तो सेम वैसे ही केस है जैसे अपने बल के केस में किया था, क्योंकि ये सदिश है तो अपने को सदिश योग करना पड़ेगा, साफ बात है। तो एक से अधिक आवेशों की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के तुल्य होती है। कहने का मतलब ये कि P बिंदु पर निकालना है ना, तो Q के कारण निकालो, Q2 के कारण निकालो, Q3 के कारण निकालो, तीनों के कारण निकाल के तीनों का सदिश योग कर दो। तो सिंपल सी बात है, E8P क्या आएगा, सदिश योग E8P ड्यू टू 1 के कारण प्लस E8P ड्यू टू 2 के कारण प्लस E8P ड्यू टू 3, और ऐसे ऐसे कुछ n आवेश हो, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है, इन सबका क्या करना है आपको, सदिश योग करना है। सदिश योग करते ही मैटर सॉल्व। बस ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी बिंदु P पर अगर बहुत सारे आवेश है तो उनके कारण जो तुल्य होगा वो किसके बराबर होगा, इन सब के प्रत्येक के कारण जो आता है उन सभी का सदिश योग। ठीक है, समझ गए। और जो मैंने पॉइंट बताया था वो भी समझ गए कि भाई ये E है, ये 1/r को समानुपाती हो जाएगा, r² है। तो क्या है, जब ये कम है तो विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा है। फिर जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो ये मतलब क्या हो रहा है, ये देखो धीरे 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 r² बढ़ रहा है, ये घट रहा है, 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 0 हो रहा है, लास्ट में जाके अनंत जाके 0 हो जाएगा। तो दूरी के साथ E का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, भले वो पॉजिटिव Q हो और नेगेटिव Q हो, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी ना मान घटेगा। इस साइड जाओगे तो मान घटेगा, इस साइड आओगे तो मान बढ़ेगा।
ठीक है। जैसे आप आवेश के पास में आओगे तो क्या होगा, आर का मान घटेगा तो ई का मान बढ़ेगा, जबकि आवेश से दूर जाओगे तो आर का मान बढ़ेगा तो ई का मान घटेगा, यानी कि पास आने पर बढ़ेगा, दूर जाने पर घटेगा। ठीक है, अब करते हैं न्यूमेरिकल्स। अब देखो ये क्या है कि एक बिंदु इस साइड है, एक बिंदु इस साइड है, और बीच में क्या बिंदु है, ओ बिंदु। ठीक है, ये पूरी लंबाई कितनी है 10 मीटर, ये 5 मीटर 5 मीटर, और इस साइड क्या रखा हुआ है +5 कूलम आवेश। क्या रखा हुआ है, जो आवेश है वो +5 कूलम आवेश, और इस साइड रखा हुआ है -5 कूलम आवेश। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब देखो इसको ध्यान से करते हैं। किसी को ये देख कैसे नहीं लगा सर ओ पे 0 होगी, लग रहा है तो इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, देखिए +5 कूलम आवेश के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E8O। ठीक है, इसको मान लो आप E1 मान लो। ठीक है, कि भाई अपन +5 के कारण निकाल रहे हैं तो +5 के कारण O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लिया। तो +5 के कारण निकालना है, और कितनी दूरी पर 5 मीटर। तो अपने को पता है, फॉर्मूला अपने को ध्यान है। ठीक है, क्या हो जाएगा Q कितना है 5। ठीक है, Q कितना है 5 है, मान कितना है 5 है। अब देखो मान रखना है KQ/R², यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब डायरेक्शन क्या होगी, तो अपने को पता है ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव यानी कि इसके कारण दूर की तरफ होगा विद्युत क्षेत्र, किस साइड, इस साइड। तो यानी कि क्या लिख सकते हो आप I कैप, इस साइड यानी कि I कैप। ठीक है, अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होकर देखोगे तो ये ऊपर 5 है नीचे 25 है, एक तो K/5 I कैप, KQ/R² का K/5 I कैप आ गया। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम ये होता है मात्रक। अब है -5 कूलम आवेश के कारण O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लेता हूँ E2। कितना मान लेता हूँ E2। पहली बात तो मान तो समान आएगा भाई, दूरी 5 है, चार्ज का वैल्यू कितनी है 5 है। तो देखो K, और इसको भी इसकी वैल्यू लिखना, नेगेटिव में मत लेना, क्योंकि नेगेटिव क्या करेगा डायरेक्शन शो करेगा, अपन डायरेक्शन अलग से लिख रहे हैं। ठीक है, K5 अपॉन दूरी कितना है 5 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उसकी साइड में होता है, उस तरफ होता है। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किस साइड होगा, इस साइड होगा सारा, यानी कि O से इस साइड। ठीक है, तो मतलब ये भी क्या जाएगा I कैप ही आएगा, ये भी क्या आएगा I कैप। देखो ये था पॉजिटिव, इसके कारण होता है इस बिंदु पर दूर की तरफ, इस बिंदु पर, क्योंकि इसके कारण सारी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो ऐसे निकलेगी। तो मतलब ये क्या होगा, ओ बिंदु पर क्या होगा, दूर की तरफ। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा I कैप साइड। ठीक है, जबकि नेगेटिव आवेश होता है उसमें क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, तो यानी कि इस साइड है, वो भी किस साइड होगा, साइड सेमी बन रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा I कैप। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा K/5 I कैप। तो E8O टोटल कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 दोनों का सदिश योग, और दोनों का सदिश योग करोगे तो कितना आ जाएगा K/5 I कैप, K/5 I कैप यानी कि 2K5 I कैप। अब K का मान रख लो और सॉल्व कर लो, बस। बाकी मेन बात का आपको कॉन्सेप्ट समझाना, कैलकुलेशन करना अपना उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार देख लो अच्छे से।
मज़ा आया कि नहीं आया क्वेश्चन सॉल्व करने का? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के कारण मान भी समान है और दिशा भी समान है, देख लो। ठीक है, जो ओ बिंदु है इस पर विद्युत क्षेत्र इसके कारण भी वही होगा और इसके कारण भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है विद्युत क्षेत्र। कितना हो जाता है? दुगुना हो जाता है। अगर कोई पॉइंट अगर इस साइड होता ना तो इसके कारण तो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र इस साइड होता है, लेकिन इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस साइड होता है। तो यहाँ मान कुछ ना कुछ घट जाता है, एक दूसरे को आपस में कैंसिल करते हैं। ठीक है, इस पूरी लाइन पर, यहाँ से यहाँ पर पूरी लाइन पर देखो विद्युत क्षेत्र आपस में जुड़ेंगे, जबकि इनके दोनों साइड, अगर इस साइड भी ले लो ना तो इसके कारण क्या होगा? इस साइड, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के कारण क्या होता है? नेगेटिव के आवेश के अंदर की तरफ, जबकि इसके कारण दूर की तरफ। तो ये क्या हो रहा है? आपस में कैंसिल हो रहे हैं। जबकि यहाँ पर कोई भी बिंदु ले लो ना यहाँ पर, तो क्या होगा? इसके कारण दूर की तरफ, इसके कारण ये खींच रहा है तो ये भी इस साइड होगा, कुल मिला के जुड़ेगा। तो यानी कि मतलब ये जो दो आवेशों के मध्य, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, उनके मध्य जो मिलाने वाली लाइन है ना, उस पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होगा। क्यों? हो ही नहीं सकता भाई। होगा कब? जब आपस में कैंसिल करेंगे। यहाँ पे तो आपस में कैंसिल हो ही नहीं रहा, जुड़ रहे हैं। इस साइड या इस साइड जीरो हो सकता है। ठीक है, हाँ, अगर ये भी पॉजिटिव होता तो इस बिंदु पर क्या होता है? इसके कारण इस साइड, इसके कारण इस साइड, तो यहाँ पर जीरो हो जाता है। यहाँ पर अपना कुल कितना हो जाता? जीरो हो जाता। समझ गए? हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि भाई एक आवेश रखा हुआ है तो कहाँ पर विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। तो एक लाइन देते कि भाई इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पे किसी बिंदु पे जीरो होगा, या फिर इनके कोई बाहर वाले बिंदु पे जीरो होगा, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि भाई प्लस क्यू माइनस क्यू, कोई पॉइंट दे दिया ए, कोई पॉइंट दे दिया बी, कोई पॉइंट दे दिया सी, कोई पॉइंट दे दिया डी। बताओ कहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है? ठीक है, तो कहाँ पे हो सकता है? सी और डी पे हो सकता है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शन, दिशा, कहाँ पे जुड़ रहे हैं, कहाँ पे घट रहे हैं, वो मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव के कारण डायरेक्शन क्या होती है, वो लगा के देखोगे तो सब कुछ मामला ईजी हो जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप सोचना है अपने को। ठीक है, अब दो न्यूमेरिकल और करते हैं। अब देखो बोर्ड पे दो न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल क्या है? 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्यरत है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तो आप कर सकते हो, ये आंसर है। अगर ये भी नहीं कर पाए तो फिर मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, मतलब ये समझ लो, या फिर आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, इसमें क्या करना, सिंपल सी बात है, अपने को पता है F = क्या होता है? QE। निकालना क्या है? E है, तो निकालना क्या? E है ना, तो E निकालना कैसे निकालो? F/Q। तो F में क्या करना है? Q का भाग देना है। तो F कितना है? 2.25 और Q कितना है? 5 × 10⁻⁴। ये सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा? ऊपर 10⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या कर दोगे? ये भाग दो दोगे तो कुल मिला के 4.5 × 10⁻³ यानी कि अगर एक बार गुणा कर तो 22.5 में 5 का भाग दो, कितना आएगा? 4.5। तो बस 10⁻³ तो आंसर क्या रहेगा? E 4.5 × 10⁻³। इसको आप सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो मेन अच्छा वाला क्वेश्चन है। इसमें मैंने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट है वो भी शामिल किया है। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र, देखो मैंने बताया था ना, समरूप का मतलब क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर मान समान होगा। ठीक है, तो किसी समरूप विद्युत क्षेत्र E में उपस्थित आवेश Q t समय में कितनी दूरी तय करता है यदि आवेशित वस्तु का द्रव्यमान m हो। जहाँ पर क्या है? Q = 2 कूलाम है, E = 2 न्यूटन प्रति कूलाम और m = 4 kg, t = 4 सेकेंड है। तो देखो अपने को पता है समरूप विद्युत क्षेत्र यानी कि मतलब देखो, पहली बात तो जब बल लगेगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? त्वरण, एक्सीलरेशन। और मैंने समरूप इसलिए लिखा है कि अब अपने को समरूप विद्युत क्षेत्र होगा तो जहाँ तक विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, E समान होगा, तो बल भी क्या होगा? समान होगा, क्योंकि अपने को पता है F बराबर क्या होता है? QE। तो यदि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, क्योंकि समरूप विद्युत क्षेत्र है, तो क्या होगा? उस पर बल का मान भी समान होगा, और बल का मान समान होगा तो कोई एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण भी समान होगा। तो क्या होता है? F = QE। ठीक है, ये आ गया अपने पास F = QE। ठीक है, अब देखो
चूँकि आपने को पता होता है F बराबर क्या होता है, एम ए, F बराबर कितना होता है, एम ए बराबर क्यू ई। तो इस बल के कारण, इस जो विद्युत बल, जो बल लग रहा है, इसके कारण कितना आएगा एक्सीलरेशन, त्वरण ए बराबर आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम। यानी कि विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है उसके कारण उत्पन्न जो उसमें त्वरण कितना आ रहा है, क्यू ई बाय एम। अब अपने को पता है क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी क्या होता है अपने को, एस बराबर यू टी और आप ए टी स्क्वायर, ये पढ़ा है आपने, ये क्या, ये आपने पढ़ा है। अब आपने क्या है, किसी टी समय में कितनी दूरी तय करता है, आपने को स्टार्टिंग वेग नहीं दिया हुआ, यानी कि स्टार्टिंग वेग कितना है, अपन 0 मान लो, u इक्वल टू 0, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि भाई टी समय में कितनी दूरी तय करेगा, इस तरह अवस्था में रखा हुआ है, टी समय में कितनी दूरी तय करेगा। तो u बराबर क्या अपने पास 0, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। तो s 1/2 और ये कितना है क्यू ई बाय एम और टी स्क्वायर। अब देखो सारी वैल्यू पुट कर दो, 1/2, क्यू कितना है 2 है, ई कितना है 2, एम कितना है 4 इंटू टी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, ये कितना है 16/2 यानी कि 8 मीटर। कितनी दूरी तय करेगा, 8 मीटर दूरी, ठीक है। तो जो चीज़ें बताई है, ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसको अच्छे से पढ़ना, एक बार फिर से देखना, उसको बार बार देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।